नमस्कार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए। भाजपा के खिलाफ 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन ने पूर्णिया में एकजुटता रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट प्रावधानों को लेकर वेबिनार को संबोधित किया। कहा, वर्ष 2023-24 के केंद्रीय बजट में युवाओं और उनके भविष्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। अब समाचार विस्तार से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि पार्टी ने जदयू नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। श्री शाह ने कहा कि भविष्य में जदयू के साथ कोई राजनीतिक गठबंधन नहीं होगा। भाजपा नेता पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया स्थित साहू जैन मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। श्री शाह ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा को जदयू से अधिक सीटें मिली थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वायदा पूरा करते हुए नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री बनाया था। श्री शाह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री पद की लालसा के चलते उन्होंने एनडीए से नाता तोड़कर राजद और कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया। पूरा जीवन जयप्रकाश नारायण से लेकर आज तक जिस कांग्रेस के खिलाफ लड़े, जिस जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर यह एनडीए की सरकार बनाई, वो जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की गोदी में बैठ गए हैं। ये ठीक किया क्या? ठीक किया। और सत्ता के कारण कांग्रेस के सोनिया गांधी के चरणों में लेटे हैं। बहुत साल तक आराम गैराम कर लिए, आपके लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हर 3 साल पर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का सपना आने लगता है। इसी के चलते वे राजद और कांग्रेस के शरण में चले गए हैं। अमित शाह ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में आधा जंगल राज कायम हो गया है और कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। नीतीश बाबू की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने बिहार का बंटा धार कर दिया है। ये जिन लोगों ने भी नीतीश बाबू को प्रधानमंत्री बनाने का पकड़ाया है, जिसके लिए नया विमान भी खरीद रहे हैं, आपका करोड़ों रुपया वो विमान पर जाया कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं है वहां जगह खाली नहीं है। 24 में तो मोदी जी आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले। आज पूरे बिहार की स्थिति अराजक स्थिति बनी हुई है। अपराध फिर से चरम पर जा रहा है। कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि जदयू और राजद का गठबंधन अपवित्र है और ये पानी और तेल की तरह बेमेल है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार का बंटा धार कर दिया है। ये जदयू और आरजेडी का मेल जो है, ये अपवित्र गठबंधन पानी और तेल जैसा है। कभी पानी और तेल इकट्ठा होते हैं भाई? होते हैं मित्रों। मगर ये ऐसा गठबंधन है जिसमें जदयू पानी है और आरजेडी तेल है। तेल ही तेल दिखाई पड़ता है। श्री शाह ने दावा किया कि नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के पुत्र और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया है, लेकिन वे तिथियों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने आरोप लगाया कि राजद नेता के मुख्यमंत्री बनते ही बिहार में पूरा जंगल राज कायम हो जाएगा। श्री शाह ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई जैसे संगठन बिहार में पैठ बनाने की फिराक में थे और राज्य में वर्तमान सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई करने में कोताही बरत रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएफआई के इरादे पर पानी फेरते हुए उसे प्रतिबंधित कर दिया। पीएफआई जैसे संगठन बिहार के अंदर पेट बना रहे थे। नीतीश बाबू चुप थे। मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाकर पूरे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। मित्रों,
ये लाल टेन से जो लॉ उठी है और उसमें पूरा बिहार धधक रहा है। अब नीतीश बाबू में तो हिम्मत नहीं है कि लाल टेन की लॉ को बुझाए, मगर मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, इस बार ऐसा सबक सिखाइए कि बिहार में दल बदल करने वाले चुप हो जाए। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बिहार के विकास के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन नीतीश सरकार विकास योजनाओं के लिए जमीन भी नहीं दे रही है। मेगा टेक्सटाइल पार्क हमने भेजा, आज भी उनकी भूमि नहीं मिल रही। रक्सौल में बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी भूमि उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। मैं नीतीश बाबू को कहता हूं, प्रधानमंत्री जब बनना है तब बनना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 15,000 करोड़ रुपया की मदद बिहार को भेजी है, इसमें रोड़ा मत बनिए, न वरना बिहार की जनता आपका हिसाब किताब कर देगी। अपने बिहार दौरे के दूसरे कार्यक्रम में श्री शाह ने पटना के बापू सभागार में पार्टी द्वारा आयोजित मजदूर किसान समागम कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में महागठबंधन सरकार की विदाई तय है। लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन को पराजय का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार आदत से धोखा देने वाले हैं और वे मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना संजो कर रखे हैं, जो कभी पूरा नहीं होगा। श्री शाह ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि वे किसान को धान और गेहूं की खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान नहीं कर रही है। दिल्ली लौटने से पहले श्री शाह भाजपा प्रदेश मुख्यालय में पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। इधर पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में महागठबंधन में शामिल जदयू, राजद और कांग्रेस सहित सभी 7 दलों ने रैली आयोजित की। रैली को संबोधित करते हुए महागठबंधन के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा विरोधी मंच बनाने के लिए उन्होंने राजद, कांग्रेस और अन्य दलों के साथ गठबंधन किया है। श्री कुमार ने कहा कि उनका उद्देश्य 2024 लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के विरोध में देश भर से विभिन्न दलों को एकजुट करना है। रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी संबोधित किया। श्री प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन सांप्रदायिकता के विरोध में खड़ा किया गया गठबंधन है। रैली को उप मुख्यमंत्री सह राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्ष 2023-24 के बजट में सबसे अधिक महत्व युवा वर्ग और उसके भविष्य को दिया गया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज कौशल और शिक्षा के माध्यम से युवा सशक्तिकरण विषय पर एक वेबिनार को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि बजट में शिक्षा व्यवस्था को व्यवहारिक और उद्योगों के अनुकूल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को कुशल बनाने और भविष्य को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन किए गए हैं। स्किल और एजुकेशन ये अमृत काल में देश के 2 सबसे महत्वपूर्ण टूल्स हैं। विकसित भारत के विजन को लेकर देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। इसलिए अमृत काल के इस प्रथम बजट में युवाओं को और उनके भविष्य को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई तकनीक की सहायता से कक्षाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार कक्षा से अलग हटकर युवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर बल दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुता को बढ़ावा देने से विद्यार्थी भविष्य के लिए तैयार हो सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 4थे चरण से आने वाले समय में लाखों युवा अधिक कुशल बन सकेंगे। इस बजट में स्किलिंग पर बीते वर्षों के फोकस को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 98वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट
और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। बिहार में G20 देशों के समूह की बैठक 11 और 12 जून को होगी। पहले ये बैठक 6 और 7 मार्च को होनी थी। G20 सचिवालय ने राज्य सरकार से विचार विमर्श के बाद आयोजन की तिथियों में बदलाव किया है। बैठक के लिए कला और संस्कृति विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि बैठक में आने वाले प्रतिनिधियों को राज्य के पुरातात्विक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही उन्हें बिहार की समृद्ध विरासत की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मेहमानों को राज्य के मशहूर व्यंजन परोसे जाएंगे। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र सोमवार 27 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये सत्र 5 अप्रैल तक चलेगा। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने सत्र के सफल और सुचारू संचालन के लिए पक्ष और विपक्ष से सहयोग की अपील की है। श्री चौधरी ने राज्य सरकार से सदन में जनहित में पूछे गए प्रश्नों का तार्किक उत्तर समय पर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इधर विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने भी सदन के सफल संचालन के लिए परिषद के सभी दलों और निर्दलीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सभापति ने सदन चलाने में सभी दलों से सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि सदन जनहित और विकास से संबंधित विषयों पर विचार तथा निष्कर्ष का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में अंतर्राष्ट्रीय कॉक्लियर इम्प्लांट दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एम्स पटना में ENT विभाग ने वर्ष 2014 से अब तक 250 बच्चों में श्रवण यंत्र लगाकर उनकी सुनने की क्षमता को सामान्य बनाया है। कार्यक्रम में संस्थान के कार्यपालक निदेशक डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल और कई अन्य चिकित्सक उपस्थित थे। ENT विभाग के चिकित्सक डॉक्टर सूरज ने बताया कि मुख्यमंत्री राहत योजना, दिव्यांग सहायता कार्यक्रम ADP और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को मुफ्त में श्रवण यंत्र लग जाता है। तो आज बस हम सेलिब्रेट इसी बात का कर रहे थे कि अभी 250 कॉक्लियर इम्प्लांट्स कर चुके हैं हमारे यहाँ, और अभी इसके चलते भी एक प्लेटफॉर्म बन जाता है थोड़ा और अवेयरनेस रेज करने के लिए कि जितना जल्दी आए, क्योंकि जो ब्रेन का सेंटर होता है यही होता है कि उसका फंक्शनिंग कम हो जाता है एज के बाद। तो जब 6, 7, 8 साल की उम्र में पेरेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं उनके बच्चे सुन नहीं रहे, तो फिर उनको इम्प्लांट करके भी शायद ज्यादा उनका रिक्रूटमेंट हो नहीं पाता। बट अगर वही सेम टाइम पे जब जल्दी एज पे 1 ईयर 2 ईयर्स पे जब उनको डिटेक्ट किया जाता है, उनको इम्प्लांट होता है, तो बहुत जल्द। जहानाबाद जिले को मनरेगा के कार्यान्वयन में बेहतरीन योगदान के लिए राज्य में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित समारोह में जिले के उप विकास आयुक्त पारितोष कुमार और कार्यक्रम पदाधिकारी विकेश कुमार ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। बेगूसराय जिले की जिला शिक्षा पदाधिकारी शर्मिला राय ने मैट्रिक परीक्षा के दौरान जिले के 5 परीक्षा केंद्र और केंद्राधीक्षक समेत 200 वीक्षकों के वेतन पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी। परीक्षा के दौरान केंद्र से गायब रहने पर यह कार्रवाई की गई है। नीति आयोग की ओर से प्रखंड आकांक्षी कार्यक्रम के तहत बेगूसराय जिले के 4 प्रखंडों का चयन किया गया है। इसके अंतर्गत भगवानपुर, सामहो, मंसूरचक और तेगड़ा प्रखंड को विशेष सहायता देकर विकसित बनाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।